ठीक है, तुम फोन रखो, मैं बस थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। और हाँ, आगे से मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट मत करना। एक पुलिस वाली के साथ मेरा पंगा हो गया है तो शायद वह लोग मुझ पर नजर रख रहे होंगे। मैं अपना यह फोन बंद करने जा रहा हूँ, सुकेश ने जवाब दिया। ओके बॉस, वैसे अगर आप मुझे इस पुलिस वाली का नाम बता दें तो मैं खुद इसको निपटा दूंगा। आप जैसी हस्ती को अगर पुलिस वालों से छुप कर रहना पड़े तो यह हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। आप मुझे उस पुलिस अफसर का नाम और वह किस स्टेशन में तैनात है वह लिख कर भेज दीजिए, मैं देख लेता हूँ। अमन ने फौरन सुकेश की बात काट दी। चुप रहो, तुम्हें हर जगह कूदने की बहुत जल्दी रहती है। तुम्हें क्या लगता है यह काम जो तुम करने वाले हो क्या मैं नहीं कर सकता? असल में मेरी ही शाह पर तुम इतनी उछल कूद मचाते हो। मैंने उस अफसर को वादा किया है कि उसे मैं अकेला निपटाऊंगा, इसलिए तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। अब चलो फोन रखो और मेरा इंतजार करो। सुकेश की आगे की बात सुने बगैर अमन ने फोन काट दिया। इतनी देर में 33 नंबर की एक बस आकर सामने खड़ी हुई और अमन उसमें चढ़ गया। अंदर खचाखच भीड़ थी, बैठने के लिए एक भी सीट खाली नहीं थी, लिहाजा अमन को डंडी पकड़कर खड़ा होना पड़ा। एक झटके के साथ बस चल पड़ी तो अमन ने सोचा, दिव्या को कॉल करके बता देता हूँ कि मुझे आने में देर हो जाएगी, नंबर बंद रहेगा तो फिर वह परेशान होगी। ये सोचकर अमन ने अपना फोन निकाला ही था कि अचानक खिड़की से बाहर उसकी नजर गई और वह दंग रह गया। अरे, ये आदमी तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है। हाँ, इसे मैंने कहीं तो देखा है। सोचते सोचते अचानक अमन की आंखें चमक उठी और वह चहकते हुए बोला, अरे हाँ, ये तो वही लड़का है जो प्रीति के साथ आया था। निहाल नाम है इसका, लेकिन ये इधर पुलिस स्टेशन की तरफ क्या कर रहा है? इसकी तो मौसी का एक्सीडेंट हुआ था ना। अमन निहाल को पुलिस स्टेशन के सामने देखकर हैरान था, मगर वह नहीं जानता था कि निहाल उसकी ही जासूसी करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा है। सुबह के 11 बजे थे। दिव्या और प्रीति दोनों नहा धोकर टीवी के सामने बैठी थी। अचानक प्रीति ने एक अंगड़ाई ली और दिव्या से कहा, दिव्या, आज तो रविवार है ना, तुम्हारा भी ऑफिस नहीं है और मैं भी आज फ्री हूँ, आज फिर कहीं चलते हैं। दिव्या ने अनमने ढंग से कहा, नहीं यार, आज नहीं प्लीज, एक तो कंपनी का इतना टाइट शेड्यूल, ऊपर से तूने भी 2 दिन से भगा भगा के पागल कर दिया है मुझे। अब आज मुझे कहीं नहीं जाना, आज तो मैं घर पर बैठूंगी, बढ़िया चाइनीज बनवाऊंगी और कोई वेब सीरीज खत्म करूंगी। प्रीति ने कंधे उठाकर कहा, ठीक है फिर, मैं तो भाई आज आर्ट एग्जीबिशन में जा रही हूँ, वो उस दिन हम गए थे ना वही। आज वहाँ मिस्टर पीसी मजूमदार आ रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं, कितने तो अवार्ड मिल चुके हैं उन्हें। भाई उन्हें तो सामने से देखने का मेरा सपना पूरा हो जाएगा, मैं तो खूब सारी फोटो भी निकलवाऊंगी। प्रीति के इतना कहते ही दिव्या उछलकर बैठ गई और चौंकते हुए बोली, क्या कहा तूने अभी? पीसी मजूमदार, वह उस दिन जो पोस्टर लगा था? अच्छा हाँ यार, वह आज ही का तो पोस्टर था, 23 तारीख का। वाह यार, अच्छा किया तूने बता दिया, वरना मैंने तो मिस कर दिया होता। चल न चलते हैं, मैं बस अभी तैयार होकर आती हूँ। अच्छा ये बता कि फंक्शन कितने बजे से शुरू होने वाला है? प्रीति ने अपनी बाईं कलाई पर बंधी स्मार्ट वॉच को देख और मायूस होकर बोली, ये पूछ कि कब खत्म होगा? फंक्शन तो 10 बजे से शुरू हो गया होगा और शायद मजूमदार साहब भी पहुंच गए होंगे। भाई तुझे अगर टाइम लगने वाला है तो बोल दे, मैं अकेली निकल जाती हूँ, लेकिन मैं उन्हें मिस नहीं कर सकती। दिव्या ने फौरन कहा, अरे नहीं नहीं, मैं बस यूं गई और यूं आई। दिव्या ने कहा और फौरन भागते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। इधर अमन के पैरों में तो जैसे पंख लग गए थे। बस से उतरने के बाद उसने सबसे पहले एक पब्लिक वॉशरूम का रुख किया और आनन फानन में नहा धोकर फटाफट वहां से निकल आया। बाजार से कुछ कपड़े और एक विग खरीदी और जल्दी जल्दी अपना हुलिया बदल लिया। इसके बाद उसने एक टैक्सी पकड़ी और एक सुनसान रास्ते पर चल पड़ा। लगभग आधे घंटे बाद टैक्सी उसे उतार कर निकल गई। अब अमन एक खुफिया पहाड़ी के पीछे खड़ा था। दूर दूर तक कोई आबादी नजर नहीं आ रही थी और न ही यहाँ गाड़ियों की आवाज आई थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि अमन शहर से दूर नहीं बल्कि किसी अनजान टापू पर पहुंच गया है। एक छोटी सी पहाड़ी के सामने पहुंचकर अमन ने पत्थर पर 3 बार खटखटाया
और अचानक एक दरवाजा गड़गड़ाहट के साथ खुलता चला गया। सामने उसके इंतजार में सुकेश खड़ा था। सुकेश ने कहा, आइए बॉस। सुकेश ने उसे देखते ही सल्यूट किया और अमन को अंदर आने का इशारा किया। अमन जैसे ही अंदर दाखिल हुआ कि उसके पीछे दरवाजा वापस उसी गड़गड़ाहट के साथ बंद हो गया। अमन के लिए जगह बनाते हुए सुकेश उसके आगे आगे चलने लगा और बोला, कोशी आया हुआ है। कोशी का नाम सुनते ही अमन ठिठक कर अपनी जगह पर खड़ा हो गया। सुकेश की तरफ गुस्से में देखते हुए उसने पूछा, वह यहाँ कैसे पहुंच गया? उसे तो मैंने मना किया था ना। अपना सवाल पूछकर अमन जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। सुकेश भी उसे फॉलो करते हुए बोला, वह किसी को कुछ बताने को तैयार ही नहीं है। मैं तो खुद यह सवाल उससे पूछ पूछ कर थक गया हूँ। अब आप चलकर बात कीजिए तो शायद उसका मुंह खुले। अमन को आगे चलते हुए अचानक बाएं तरफ एक सीढ़ी मिली, जिससे होते हुए अमन नीचे उतरने लगा। यहाँ एक पूरी दुनिया रोशन थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि यह कोई मिलिट्री बेस है। आदमियों के रहने के लिए छोटे छोटे कमरे चारों तरफ बने थे और बीचों बीच में एक गोल पत्थर था जो देखने में कोई पोडियम मालूम होता था। पीली रोशनी से पूरा हॉल जगमग कर रहा था और कई लोग आवाजाही कर रहे थे। ऊपर की मंजिल पर कोई गुप्त प्रक्रिया चल रही थी। एक लड़की ने अमन को देखते ही सल्यूट किया। ये वही लड़की थी जिसने गली फाइट के दौरान ऐन वक्त पर पहुंचकर अमन की जान बचाई थी। अमन ने आंखों से कुछ इशारा किया, जिस पर वह बोली, इस तरफ आइए बॉस, वह यहाँ बैठा हुआ है। उसने बाएं तरफ इशारा किया और अमन उसके पीछे चल पड़ा। एक छोटा सा कमरा जिसका दरवाजा खुला था, उसमें एक दुबला पतला नौजवान बैठा कांप रहा था। अमन को देखते ही वह बिस्तर से उठाकर अमन ने पहुंचते ही खींचकर उसे एक तमाचा जड़ दिया। वह उड़ता हुआ वापस बिस्तर पर जा गिरा। अमन ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसका कॉलर पकड़ लिया और बोला, कमीने, तुझे मैंने मना किया था ना यहाँ आने से, फिर तेरी यहाँ कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे पता भी है कि तेरे इस एक कदम से हम कितनी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। उस लड़के की आधी जान तो पहले ही निकल चुकी थी। इस थप्पड़ के बाद उसने फौरन हाथ जोड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए बॉस, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी जान को खतरा है। वो लोग कुत्तों की तरह मेरे हुए हैं। मैं यहाँ नहीं आना चाहता। कभी श्रीलंका, कभी कंबोडिया, कभी सिंगापुर। आखिरकार भागकर मुझे इंडिया आना पड़ा, लेकिन उन बदमाशों ने यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। मैं पिछले 6 महीने से सिक्किम में छिपा था, लेकिन उनके 2 आदमी मुझे ढूंढते हुए सिक्किम भी पहुंच गए थे। बस वह तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं समय रहते वहां से निकल आया। मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। चुप कर! अमन ने यह बोलकर एक तमाचा और उसके गाल पर रसीद कर दिया। उसके दाहिने गाल पर अमन का पंजा छप गया था। अमन गुस्से में थर थर कांप रहा था। उसने कोशी को एक बार फिर कॉलर से पकड़ा और खींचते हुए कमरे से बाहर निकाल लाया। दांत पीसते हुए वह गुस्से में बोला, तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि हम लोग यहाँ कैसे अपने दिन काट रहे हैं। तू तो भागकर चला आया यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ से भागकर कहाँ जाएंगे? ये देख देख, ये दुनिया। अमन अपने हाथ के इशारे से अपने सामने की सारी व्यवस्था दिखाने लगा। फिर बोला, तुझे क्या लगता है कि हम लोग यहाँ बहुत मजे में हैं? इन्होंने पिछले 6 महीने से खुला आसमान नहीं देखा, सुबह का सूरज नहीं देखा, रात की चांदनी नहीं देखी। दिन रात एक करके अपने बदन की एक एक हड्डियां गलाकर यह लोग यहाँ जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं ताकि हम चंद लोगों की जिंदगी बचा सकें, और तू अपनी कुर्बानी नहीं दे सकता। यही है तेरी वफादारी। ये बोलकर अमन एक बार फिर कोशी के ऊपर बरस पड़ा। लात घूंसे कोहनी मार मार के अमन ने उस बेचारे को अधमरा कर दिया, लेकिन वह कोई पलटवार नहीं कर रहा था। हाँ, वह बीच बीच में अमन से रहम की गुहार जरूर लगाता था, जिसका अमन के ऊपर कोई असर नहीं होता था। सबसे अनोखी बात तो ये थी कि वहां किसी को इस अंधाधुंध पिटाई से फर्क भी नहीं पड़ रहा था। सब अपने काम में मशगूल थे। आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए वह बंदा अमन के पैरों में गिर पड़ा और सिसकते हुए बोला, बॉस प्लीज मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद चाहे मुझे जान से मार दीजिएगा, मैं बहुत जरूरी जानकारी लेकर आया हूँ। उसकी गुजारिश को नजरअंदाज करते हुए अमन ने एक और घूंसा उसकी पीठ पर डाल दिया। वह जोर से चीख पड़ा।
मगर अमन बोला, भाड़ में गया तू और भाड़ में गई तेरी जानकारी। तूने यहाँ आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तूने हम सबकी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। सुनो सारिका। अमन ने उस लड़की को आवाज दी जिसने उसकी जान बचाई थी। सारिका दौड़कर उसके सामने आ खड़ी हुई। अमन ने आदेश दिया, इसे उठाकर यहाँ से बाहर फेंकवा दो और ध्यान रहे ये दोबारा यहाँ नजर नहीं आना चाहिए। जी बॉस, कहकर सारिका ने दो बंदों को इशारा किया और वे दोनों यमदूत की तरह उस नौजवान की तरफ बढ़ने लगे। ठीक दोपहर में जब सूरज सर के ऊपर चमक रहा था, तभी एक महंगी चमचमाती कार आकर बसंत आर्ट गैलरी के सामने रुकी, जिसमें से दिव्या और प्रीति बाहर निकली। जमीन पर कदम रखते ही दिव्या की नजर सामने लगे बोर्ड पर गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। प्रीति की तरफ देखकर उसने सवाल दागा, प्रीति, ये यहाँ तो ईशान की फोटो लगी है, वह भी है क्या इस फंक्शन में? प्रीति ने भी चौंक कर एक बार ऊपर लगे पोस्टर पर नजर डाली, फिर मुस्कुराते हुए दिव्या से बोली, अरे नहीं यार, वह ऐसे ही लगा दी होगी इन लोगों ने। वह इस गैलरी का एक शेयर होल्डर है, उसकी कंपनी भी है ना, तो शायद इसीलिए फोटो लगी होगी। उसका यहाँ क्या काम? बिजनेस माइंडेड लोगों को आर्ट से क्या लेना देना। तू चल अंदर चल पहले। दिव्या जाने में अब भी हिचक रही थी, मगर प्रीति ने उसकी बांह में बांह डाली और अपने साथ लेकर बड़े शान से अंदर चली गई। इधर अमन के सीक्रेट ठिकाने पर दो लोग कोशी नाम के उस शख्स को जबरदस्ती खींच रहे थे, मगर वह अमन की टांग पकड़कर लटका हुआ था। एक आदमी उसकी पीठ पर लगातार डंडे बरसाए जा रहा था, मगर वह था कि अमन को छोड़ने को तैयार नहीं था। दर्द से कराहते हुए वह बोला, नहीं बॉस नहीं, मुझे तुम चाहे तो यहीं पर मौत के घाट उतार दो, अभी के अभी अपने हाथों से मेरा गला घोंट दो, लेकिन मैं बाहर वापस नहीं जाऊंगा। वे लोग बहुत खतरनाक हैं, उनकी नजर मुझ पर पड़ी नहीं कि मेरी जान गई। समझो, दुश्मन के हाथों कुत्ते की मौत मरने से अच्छा है कि मैं आपके हाथों मर जाऊं। अमन फिर कुछ बोलने वाला था कि तभी सुकेश उसके बराबर में आकर खड़ा हो गया। अमन के कान के पास आकर वह आहिस्ता से बोला, सर ठीक ही तो कह रहा है बेचारा, अब तो वैसे भी अंदर आ ही चुका है। इसे बाहर अकेले छोड़ने का मतलब है सीधा मौत के मुंह में धकेलना। ये किसी जानकारी की बात कर रहा था, एक बार सुन लेते हैं ना। अपनी जान पर खेलकर तो जानकारी निकाली है इसने। अमन ने एक बार कोशी के चेहरे पर नजर डाली और फिर दोनों आदमियों को पीछे हटने का इशारा किया। मौत की कैद से आजाद होते ही कोशी फूट फूट कर रोने लगा। अमन चुपचाप खड़ा यह तमाशा देख रहा था। कोशी ने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछे और घुटनों पर बैठकर बताने लगा, बॉस आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ वह मैंने अपनी आंखों से देखा है। हाँ तो बोलना जल्दी। इसके बाद कोशी तोते की तरह बोलने लगा, उन लोगों का मिशन पूरा हो चुका है और मुझे तो यह उम्मीद है कि वह प्रोडक्ट भी उन्होंने तैयार कर लिया है। कोशी की बात सुनते ही अमन के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। सुकेश और सारिका भी बिल्कुल सहम गए। आखिर किस तरह के प्रोडक्ट की बात कर रहा है कोशी? इस मिशन से आखिर क्या है अमन का कनेक्शन? क्या निहाल को सचमुच अमन के बारे में पता चल चुका है? क्या इन सब का असर दिव्या और अमन के रिश्ते पर पड़ेगा? क्या अब दिव्या अमन की सच्चाई जानने के करीब है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी पॉकेट FM ऐप पर।